बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा व्यूअर्स, इंशाल्लाह हमने फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट किया था और उसमें जो फर्स्ट यूनिट है तो 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है, ठीक है, जो कि केमियो वाले के कोर्स में थे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन था, दूसरा भी हमने हमारे जो केमियो नर्सिंग लेक्चर अहमद पे अपलोड हुआ है, ठीक है। और ये हम तीसरी जो इंट्रोडक्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स किया है और फार्माकोडायनामिक्स किया है। तो ये थर्ड जो इंट्रोडक्टिव क्लास है तो ये भी हमने आज करना है, ठीक है। तो आप अगर केमियो नर्सिंग लेक्चर अहमद में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास ये है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर the students will be able to define pharmacokinetics, pharmacodynamics, ठीक है, discuss half-life of bioavailability, describe factor affecting bioavailability, discuss various mechanisms through which drugs exert their action in the body, explain therapeutic index, ठीक है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव है ये एक बाय हो मतलब 1 बाय 1 हमने कवर करना है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो कंसेप्चुअली हम अगर आपको पहले बताए, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक को याद करना है, ठीक है। और उसकी जो ट्रिक्स होती है वो यही है कि आपने क्या करना है कि जब फार्माकोकाइनेटिक्स की वर्ड्स आते हैं तो आपने याद रखना है कि क्या कि बॉडी जो है बॉडी डज टू द ड्रग्स, कि बॉडी हमारा बॉडी जो है ये कि बॉडी, ठीक है, कि बॉडी किसी तरीके से क्या करते हैं कि ड्रग्स पे मतलब हम ड्रग्स लेते हैं अपने बॉडी को, ये ड्रग्स है, ठीक है, कि बॉडी ड्रग्स पे क्या मैकेनिज्म कराते हैं, ठीक है। मतलब जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारा बॉडी उस पे क्या एक्शन परफॉर्म कर लेते, तो उनको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कि किसी तरीके से हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्प्शन कराते हैं जब हम मेडिकेशन लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने माउथ में ड्रग्स ले ली, ठीक है, तो फिर वो मेडिसिन चले जाते हैं स्टमक में और स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट होते हैं और डाइजेस्ट से लेके वो मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टमक एब्जॉर्ब कराता है, मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेट मतलब ब्लड वेसल में चले जाते हैं और ब्लड वेसल से वो लेके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन में, और आर्गन से पहले वो क्या कि मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मतलब क्या कि सर्कुलेशन में जब एंटर होते हैं तो वो सर्कुलेशन चले जाते हैं किस जगह में, लेवर में मेटाबॉलिज्म होते हैं, मीन थ्रू द क्या कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लेवर में चले जाते हैं और उसमें मेटाबोलाइट्स होते हैं और इसी तरीके से एक्सक्रीशन होते, जो वेस्ट मटेरियल उसके किए के मेटाबोलाइट बन जाते हैं तो वो थ्रू द किडनी जो है वो मोस्टली एक्सक्रीट होते हैं ड्रग्स, ठीक है। तो आपसे अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये जो हमने पहले पढ़ा तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन आपने करना है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, कि हमारा बॉडी जो है ड्रग्स को कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। उसकी ग्रीक वर्ड्स है तो ये भी आपने याद रखना है कि काइनेसिस कौन सा वर्ड्स है, ग्रीस है, लेटेंस है, क्या है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कौन सा वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है, उसका क्या है कि मोमेंट, मीन ड्रग्स की मूवमेंट किसी तरीके से हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग्स इज एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबलाइज एंड एलिमिनेट्स बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये 4 जो स्टेप्स है तो ये भी आपने ऐसी सीरीज़ से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ आपको अगर क्वेश्चन में दे दे कि कौन सा करेक्ट सीरीज़ है तो ये आप याद रखें। वंस ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड इट इज एब्जॉर्ब
that is enter the blood is distributed to different spot of the body। ठीक है, हमने एग्जाम्पल से पहले समझाया कि मेडिसिन हम लेते हैं, एंटर हो जाते हैं, मतलब फिर इसके बाद ब्लड में चले जाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट स्पॉट ऑफ बॉडी में चले जाते हैं, रीच द साइट ऑफ एक्शन, और जो साइट पे उसने एक्शन परफॉर्म करना हो तो वो चले जाते हैं, इज़ मेटाबोलाइज एंड देन एक्सक्रीट, फिर वो क्या है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि ड्रग्स में भी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव एंड एक्टिव। ठीक है, तो फिर मुख्तलिफ़ क़स्म के क्या है कि मेम्ब्रेन्स होते हैं और मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ क़स्म के करैक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि डिफ्यूजन उसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती है, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जब कोई भी मतलब सब्सटेंसेस आ जाती है ना, तो उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की नहीं होती, तो उनको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो द ड्रग्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड ऑफ पार एनर्जी, समझ गए ना। फिर हमारे पास क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मकसद ये है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स एंड नीड एनर्जी, इट इज़ कैरी बाय अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोअर से हायर तक जाते हैं तो उनके लिए लाजिम तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम जाते हैं तो उनके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं। समझ गया, तो एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो इसी तरह दूसरा जो है वो हमारे पास हमने पढ़ा कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है। ठीक है, तो हमने पहले फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा कि हमारा बॉडी जो है वो ड्रग्स को क्या रिस्पांस शो करता है, वो ड्रग्स के साथ क्या मामला कराता है। ठीक है, ड्रग्स के साथ हमारा बॉडी जो कि वो क्या कराते हैं कि वो पहले एब्ज़ॉर्ब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेटाबलाइज करते हैं, एलिमिनेट कराते, एक्सक्रीट कराते हैं। ठीक है, तो ये आपके बॉडी ड्रग्स के साथ मतलब मामला कराते। फिर फार्माकोडायनामिक्स में हम ये कहते हैं कि ड्रग्स जो है वो हमारे पास मतलब ड्रग्स बॉडी के साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, हमने बाद में भी पढ़ा कि ड्रग्स जो है बॉडी के साथ क्या करवाते हैं। ठीक है, तो आप तो समझ गए कि ना कि एक फार्माकोडायनामिक्स में यही पैटर्न है और फार्माकोकाइनेटिक्स में यही है कि बॉडीज़ के साथ जो है वो ड्रग्स की कराते, तो ये आपने याद रखना है। तो फार्माकोडायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपने ये याद रखना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका बॉडी जो करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स में आते हैं, दैट इज़ व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। ठीक है, और इसी के साथ आपके बॉडी जो है मतलब व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, ड्रग्स आपके बॉडी के साथ क्या करवाते हैं। ये दोनों लाइन आपको कंसेप्चुअली आनी चाहिए। हमने जो मतलब ये जो लिख लिया ना, तो ये आपने याद रखना है। द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ एक्शन इन द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जो इंटरेक्शन होते हैं ना रिसेप्टर के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर चाहिए होती है ताकि ड्रग्स को क्या कर लेते हैं, अपनी साइट ऑफ एक्शन पे ले जाए। फिर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स हम डिटेल से स्टडी करेंगे, उनकी जो स्टेप्स होती है। तो उसमें सबसे पहले जो स्टेप था कि ये हमारे पास की है कि आपने याद रखें कि फार्माकोकाइनेटिक्स की लाइफ साइकिल जो है ड्रग्स की, कि किसी तरीके से एक ड्रग्स हम लेते हैं, खाते हैं, फिर वो एक्सक्रीशन तक जो है वो कौन सी स्टेप फॉलो करवाते हैं। तो क्या है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये याद रखना है। ठीक है, एक एक हम तफसील से और इसी तरह एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए केएम नर्सिंग लेक्चर अहमद, और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक कमेंट ज़रूर किया जाए। ठीक है, तो फिर
है कि एब्जॉर्प्शन अभी किस तरह से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज the passage of the drugs by the site of administration into circulation. For a drug reach its site of action, it must pass through various membranes depending on the route of administration. Absorption occur by the one of the process passive diffusion and active transport. ठीक है, तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन में वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर से जो हम मेडिकेशन लेते हैं और वो सर्कुलेशन में मतलब के सर्कुलेशन में शामिल होते हैं, तो सर्कुलेशन में शामिल होने से पहले वो मुख्तलिफ़ किस्म के बैरियर से पास होते हैं, मेम्ब्रेन से पास होते हैं, ठीक है। जो हम ड्रग्स लेते हैं स्टमक में चले जाते हैं, उसमें पैसिव भी होते हैं और एक्टिव, मतलब पैसिव डिफ्यूजन होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। और अच्छी तरीके से हमने एक्टिव और पैसिव की भी पढ़ा, ठीक है। दस एक्सेप्शन फॉर IV routes absorption is important for all other routes of administration, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि MCQs के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आपने याद रखना है कि IV वो वाहिद रूट है जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होते, क्योंकि हम IV जब मेडिकेशन लगाते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह तो वो डायरेक्ट हम सर्कुलेशन में इन्वॉल्व कराते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एब्जॉर्प्शन वाला स्टेप है वो स्किप हो जाते हैं। तो ये आप याद रखें MCQs के लिए। और अदर जो रूट्स है उनके लिए एब्जॉर्प्शन लाजमी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन पे मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं कि उस फैक्टर की वजह से एब्जॉर्प्शन सही भी हो सकती है और उससे इफेक्ट भी हो सकती है। सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, दे आर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक मेडिकेशन ऐसा हो, ठीक है, मतलब उसकी क्या हो कि उसकी डिसोल्यूशन हो, वो सही तरीके से साल ना हो, मतलब उसकी सोल्यूशन नहीं लग रहा हो, ठीक है, और वो टाइम लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करा दे। फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रग्स ली और वो बहुत टाइम बाद जो है वो एब्जॉर्ब होते, तो उससे वो ड्रग्स जो है वो मतलब क्या है कि मिस हो सकती है। मिस का मतलब यही है कि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी भी हम बाद में पढ़ेंगे, तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है। फार्मूलेशन क्या है, तो फार्मूलेशन भी हो एक फैक्टर है कि आपने अगर ज़्यादा फार्मूला ली हो, और क्योंकि IV के लिए आपने जब जो भी फार्मूला आपने ली हो तो वो डायरेक्ट अपने साइड आप एक्शन की तरफ चले जाते हैं डायरेक्टली, 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आपने जब इंट्रामस्कुलर, इसी तरीके से ओरल इनहेलेशन, इसी ये सब रूट जो है आपने जब यूज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या हो सकती है, उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है, मीन उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो सकती है। फिर हमारे पास क्या है कि पार्टिकल साइज़, स्मॉल पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर एक ड्रग्स आप लेते हैं और उसकी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, तो डायरेक्टली पार्टिकल साइज ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फास्टर, तो ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो मेडिसिन सॉल्युबल लिपिड होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एरिया एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सर्विस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि 5 नंबर फैक्टर है। तो एरिया एंड वेस्कुलरिटी देखे कि हमारे पास अगर क्या हो कि हम एग्जांपल पे ये आपको समझाएंगे। फॉर एग्जांपल एरिया जो है और वेस्कुलरिटी है, स्टमक और इसी तरीके से इंटेस्टाइन की एग्जांपल ले लें, क्योंकि स्टमक में एब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि उसकी जो सर्विस एरिया होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन की जो सर्विस एरिया, गर्ड्स की जो सर्विस एरिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास स्टमक में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इंटेस्टाइन है उनमें ज़्यादा क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। इसी तरीके से पीच और जो आयनाइजेशन, ये भी बाद में बात आती है, लेकिन मैं ये एग्जांपल के साथ वो समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टमक में जो है एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिडिक मीडियम होते, तो एसिडिक मेडिकेशन जब हम लेते हैं तो वो स्टमक में अच्छी तरीके से
डाइजेस्ट और एब्ज़ॉर्ब होते हैं। और अगर आपने बेसिक मीडियम की बात की तो इंटेस्टाइन में हमारे पास बेसिक मीडियम होते हैं। तो इसीलिए बेसिक मेडिकेशन जब हम लेते हैं तो वो स्टमक में इतना एब्ज़ॉर्ब नहीं होते जितना इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब होते हैं। समझ गया? गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मकसद यही है कि हमारे जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं, जो चीज़ हम लेते हैं बोलस के थ्रू, तो उसकी पेरिस्टालिसिस होती है। जब पेरिस्टालिसिस और एब्जॉर्प्शन की एक दूसरे के आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसका मकसद यही है कि अगर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होते हैं। ये याद रखिए, लिख ले अपने साथ। और अगर आप गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या है कि डिक्रीज़ होते तो क्या है कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होते हैं। समझ गया? फिर हमारे पास क्या है कि फूड presence of food. Drugs may form complex with food such as complex with are poorly absorbed. Example, tetracycline, chalcate, calcium present in food so absorption decrease. याद रखे, मैं इसकी भी एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन ले ली, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, आपने टेट्रासाइक्लिन ले ली और इसके साथ आपने मिल्क पिया, तो मिल्क में कैल्शियम है और वो मिल्क जो है टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करा देती है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स जो है वो आपकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट हो सकती है कि आपने जो मेडिसिन ली तो आप उसकी नेचर को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि पीच एनालाइजेशन। तो पीच का मकसद यही है, हमने पहले भी बताया कि जो एसिडिक मीडियम हो तो उसमें अच्छी तरीके से एसिडिक मीडियम में एसिडिक मेडिकेशन क्या है कि यो ब्रेक डाउन होती है। और आयनाइजेशन की भी यही बात है कि आयनाइज मेडिकेशन जो है उनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है और जो अनआयनाइज मेडिकेशन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन क्या है कि फास्टर होती है। ठीक है, Ionized drugs are poorly absorbed while unionized drugs are lipid soluble and are well absorbed. ठीक है, कि आयनाइज मेडिकेशन जो है वो पूरली एब्जॉर्ब होती है। समझ गए ना? और अनआयनाइज मेडिकेशन और लिपिड सॉल्युबल जो मेडिकेशन होते हैं वो हमारे पास वेल एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये याद रखें, एसिड मीडियम या एसिड ड्रग्स रिमेन अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक आर इज पूरली रैपिडली एब्जॉर्ब। सॉरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन हो गया, बारबिटूरिन हो गया, ठीक है, बारबिटूरेट हो गया। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, ठीक है, कि ये हमारे पास अनआयनाइज भी है और एसिडिक मेडिकल मतलब एसिडिक ड्रग्स भी है। ठीक है, फिर बेसिक ड्रग्स आर आयनाइज। देखें कि बेसिक ड्रग जो है अनआयनाइज व्हेन दे आर रीच द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द इंटेस्टाइन फार फ्रॉम वेयर दे आर रैपिडली एब्जॉर्ब पेमिटाडीन और एपिड्राइन। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ड्रग्स है। तो ये अगर बेसिक ड्रग्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि अनआयनाइज और क्या कि बेसिक मीडियम है, तो वो चले जाते हैं और इंटेस्टाइन में आसानी से फास्ट टर्मली एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन कि स्टमक में जो है वो एब्जॉर्ब इसी तरीके से नहीं होते। रीज़न ये है कि वो एसिडिक मीडियम है और इंटेस्टाइन में जो है वो बेसिक मीडियम है। इसी तरीके से हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है 9 नंबर फैक्टर है एब्जॉर्प्शन पे। तो सम ड्रग्स में बी डिग्रेडेड इन गट्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन एंड इंसुलिन। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स है, क्योंकि ये ड्रग्स इंसुलिन लाजिम हम क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, कि हम ब्लड में डायरेक्टली कि आईवी के थ्रू देते हैं, क्योंकि ये उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ख़राब होती है। बायो अवेलेबिलिटी सिंपली यही है कि जो मेडिसिन आप लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने 5 mg लिया तो कितनी जो है आपकी जो साइट ऑफ एक्शन है उनकी जो साइड ऑफ एक्शन है ना उसके जाने जब वो उस जगह पे चले जाते हैं तो कौन सा वो रह जाते हैं, मतलब उसकी अमाउंट कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो डिपेंड करता है रूट्स पे।
तो हमने पहले ही बताया कि अगर ये 5 mg हमने IV में लगा दिया तो वो डायरेक्टली 5 mg साइड ऑफ एक्शन पे चले जाते हैं। लेकिन आपने अगर इंट्रामस्कुलर लेना हो या ओरल लेना हो तो वो क्या है कि वो फॉर एग्जांपल कि 75% चले जाते हैं और जो 25% है वो एब्जॉर्प्शन हुए, मतलब ये सब चीज़ों में वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। पर डिजीज़ भी हो सकती है एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट। द डिजीज़ ऑफ द गट्स माल एब्जॉर्प्शन इन ए क्लोरोहाइड रिजल्ट इन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो जब आपकी एसिडिक मतलब इसील एक क्लोरोहाइड या इसील की प्रोडक्शन नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, तो आप क्या है कि आपकी डाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ। जब डाइजेशन सही तरीके से ना हुआ तो आपकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा, ठीक है, समझ गया। फिर हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्प्शन में स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो ओरली जब हम मेडिकेशन या चीज़ें स्वॉल्व कराते हैं तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। जब हम कोई मेडिसिन लेते तो वो भी हमारे पास स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। ओरल म्यूकोसा, सबलिंगुअल, नेसल म्यूकोसा मीन इनहेलड। इसी तरीक़े से जो हम नोज़ में कोई भी नाश वगैरह ये सब चीज़ें जो हम कराते हैं, ठीक है, तो ये स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। टॉपिकल ट्रांसडर्मल थ्रू स्किन, अगर स्किन पे कोई मेडिकेशन हम लगाते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है कि स्लो रूट है, स्लो एब्जॉर्प्शन रेट है। फिर रेक्टली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोजिटरी वगैरह, ये भी हमारे पास क्या है कि स्लो है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि फास्टर एब्जॉर्प्शन होती है। तो पेरेंटली जो मेडिकेशन डायरेक्टली इफेक्ट कराते हैं वो उसमें प्रेजेंट है कि इंजेक्शन पेरेंटेरियली, ठीक है। इंट्रावीनियस है, सबसे पहले इंट्रावीनियस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल एंड इनहेलर थ्रू लंग्स, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप ट्रेकिया में ये इन्फ्यूज देते हैं तो ये हमारे पास फास्ट रूट्स है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे पास वो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, कि इसकी एग्जांपल यही है कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास किडनी है, क्या है कि किडनी है, ठीक है, सॉरी किडनी नहीं है, स्टमक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये स्टमक है, और इस स्टमक से लेके जब आप कोई भी मेडिकेशन खाते हैं, ठीक है, लेते हैं, और इस मेडिकेशन जब वो इस जगह पर डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, और डाइजेशन से वो चले जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल तक जाना। ये हमारे पास क्या है कि ब्लड क्या है कि ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल तक जाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कि टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको हम बस पॉस मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मीन मेटाबॉलिज्म से पहले जो टाइम होते हैं, समझ गए एग्जांपल पे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग इट इज पॉस passage from the site of absorption to the systemic circulation is also called pre-systemic मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये भी आप याद रखें कि एब्जॉर्प्शन हो जाए, फिर इसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाने से पहले जो टाइम वो लेते हैं, और इसको हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। Drugs given orally may be metabolized in the gut wall and in the liver before reaching, ठीक है, before reaching the site of systemic circulation. The extent of first pass metabolism differ from drugs to drugs, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जब वो लिवर में चले जाते हैं, फिर लिवर जाने से पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर होते हैं। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट इज पार्शियल टू टोटल इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि पार्शियल जो ड्रग्स है वो लॉस होते हैं, ठीक है। व्हेन इट इज पार्शियल इट कैन बी compensated by giving higher dose of particular ड्रग्स, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन और सल्बुटामोल, ठीक है। तो ये जो दो ड्रग्स हैं, तो इसकी एग्जांपल उसने दिए है कि हमारे पास ये कि कंपेंसेट होते हैं। मीन उसकी जो
गिविंग हायर रोज हम देते हैं कि इसलिए कि उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये मेडिकेशन थोड़ा सा वेस्ट हो सकती है, ठीक है। आप सोच कर ले कि कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज़ जब वो मतलब डाइजेस्ट होते हैं तो उससे कोई ना कोई चीज़ वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जब 2 mg रिक्वायर्ड होती है एक कोई भी साइड अफेक्शन के लिए, तो आपने 3 mg लेना है, क्योंकि 1 mg जो है वो वेस्ट होने की चांसेस होती है, ताकि साइड अफेक्शन को अच्छी तरीके से और परफेक्ट चीज़ पहुंच जाए, मीन ड्रग्स की अमाउंट पहुंच जाए। फिर हमारे पास क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंसी। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है कि द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स दैट रीच द साइट सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी रूट्स IV 100% बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, तो ये IV के होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम लगाते हैं, ठीक है। बायो इक्विवेलेंसी अभी क्या है कि इट इज स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ड्रग्स अवेलेबिलिटी एंड डिफरेंस फार्मूलेशन सेम ड्रग, ठीक है। तो बायो इक्विवेलेंसी हमारे पास वो कंपैरिजन होते हैं कि जब हम एक जैसा मेडिकेशन ले ले और उसकी जो इफ़ेक्ट होते हैं, मीन एफिकेसी होते हैं, वो मुख्तलिफ होती है। एक एग्ज़ाम्पल यही है कि हम अगर ओमेप्राज़ोल और एसोमेप्राज़ोल, ये 2 ड्रग्स हैं हमारे पास, और हमने ओमेप्राज़ोल और एसोमेप्राज़ोल ये दोनों ड्रग्स की 250 मिलीग्राम दोनों की हम ले ली, तो अमाउंट तो एक हो गया, उसकी जो ब्रांड नेम है वो चेंज है, एसोमेप्राज़ोल और ओमेप्राज़ोल, लेकिन उसकी जो क्या है कि जेनेरिक नेम है, फार्मूला है, वो सेम है, ठीक है। तो हमने उनको दिया, तो ये मुख्तलिफ एपिकेसी शो कराते हैं, तो इस डिफरेंस ऑफ एपिकेसी को हम बायो इक्विवेलेंसी कहते हैं, ठीक है। इस डिफरेंस के समझ गए ना कि इस डिफरेंस ऑफ फार्मूलेशन को हम क्या कि जो इफेक्ट होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, इसीलिए वो एमोमेप्राज़ोल और एसोमेप्राज़ोल। फिर हमारे पास कि बायो इक्विवेलेंसी उसकी एग्जांपल यही है कि 2 ड्रग्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल हम 2 ड्रग्स लेते हैं इफ दे आर हैव द सेम बायो अवेलेबिलिटी एंड एफिकेसी प्रोवाइड दैट दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द सेम मोलर डोज एट द सेम रूट एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हम एक जैसे रूट्स पे वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से एक जैसी क्या है कि मोलर डोज लेते हैं और एक रूट पे अप्लाई कराते हैं, लेकिन उसकी जो एफिकेसी होती है वो हम चेक करते हैं कि कौन मैक्सिमम इफेक्ट शो कराते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायो इक्विवेलेंसी के कि इट इज़ नेसेसरी फॉर जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन। जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स आर यूजुअली चीपर देन प्रोडक्ट ब्रांड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि चीपर होते मीन सुस्त होते हैं उसकी जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्रांड प्रोडक्ट से, क्योंकि ब्रांड जो है वो कंपनी देते हैं, ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की नेम्स होते हैं तो वो कंपनी देते हैं, और जो आप जेनेरिक जो फार्मूला नेम होते हैं तो वो उसकी सब्स्टिट्यूशन हम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एसोमेप्राज़ोल में ओमेप्राज़ोल, ये दोनों एक जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसकी जो ब्रांड नेम है वो डिफरेंस है, समझ गया। तो इसकी कंपैरिजन हम देखते हैं। ये आप देख ले कि एक मेडिसिन्स है, उसकी क्या है कि एक एपोटेक्स है और एक ओरिजिनेटर्स है, 2 मेडिसिन्स है, उसकी जो एफिकेसी है मतलब उसकी क्या है कि जो हमने पढ़ा कि बायो इक्विवेलेंसी सेम है, क्योंकि ये इसी तरीके से क्या है कि चला जाते हैं, ठीक है। आप देख ले कि बायो इक्विवेलेंसी जो है वो सेम है इस मेडिकेशन की, जो एपोटेक्स है और ओरिजिनेटर है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स सॉल्युबिलिटी, मीन ये भी हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी में क्या है कि इफेक्ट हो सकती है। जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट हमने पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब इसी में भी है।
कि द ड्रग्स फार्मूलेशन भी इफ़ेक्ट होती है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ये भी हो सकती है, फैक्टर बायोअवेलेबिलिटी पे, कंडीशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्स ये भी हो सकती है कि ये इसमें कोई भी डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, पीच एंड इन द स्टमक ये भी हमने पढ़ा में पहले, ठीक है, कि किसी तरीके से पीच और स्टमक की एसिडिटी की वजह से ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होते या बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट होते। बस पास में इफेक्ट मॉर्फिन आइसोब्राइड डिनराइड ये हमारे पास एक मेडिकेशन होती है। मॉर्फिन तो हम क्या है कि मतलब कि रिलीफ के लिए देते हैं, ठीक है, नशे के लिए। और इसी तरीके से हम आइसोब्राइड डेनिट्रेट वो एक हमारे पास मेडिकेशन है ड्रग्स के कि हम लेते हैं कि ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन करवा देते हैं ताकि हार्ट को ब्लड की सप्लाई ज़्यादा किया जाए, ठीक है, ये मेडिकेशन हम देते हैं। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन तो ये भी हमने पढ़ा कि एरिया और वेस्कुलरिटी, ड्रग्स इंटरेक्शन एंटासिड जो कि हम प्रिवेंशन मतलब जो स्टमक एसिडिटी है उनको कम करने के लिए एंटासिड देते हैं, और क्लेरोमैसिन हमारे पास प्रिवेंट द इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं। कि ड्रग्स फूड इंटरेक्शन हमने ये भी पढ़ा कि मिल्क के साथ जब हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देते हैं तो वो सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होते। फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो हमारे पास क्या है कि distribution after a drugs reach the systemic circulation it get before reaching the site of action, ठीक है। फिर क्या होता है कि साइट ऑफ सर्कुलेशन से पहले वो क्या कि मुख्तलिफ किस्म के आर्गन में वो चले जाते हैं, ठीक है। लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस, फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास एलाइक होते मीन सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर है और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन में है उसमें फिल्ट्रेशन होते हैं, डिफ्यूजन होते हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है। फिर वेरियस फैक्टर डिटरमाइन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे और लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजिंग, ब्लड फ्लो, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो ये लिपिड सॉल्युबिलिटी जब एक मेडिसिन ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हो तो वो जल्दी वो किया है कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आयनाइजेशन, अगर एक मेडिसिन आयनाइज हो तो उसकी क्या है कि इनवर्स रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अगर आयनाइजेशन मेडिकेशन हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, और अगर अनआयनाइज्ड मेडिकेशन हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन पे भी डिपेंड करता है कि वो मतलब स्टमक मतलब किया कि उसकी प्लाज्मा की प्रोटीन के साथ किसी तरह का बाइंडिंग है। अनआयनाइज्ड एंड लिपिड सोल्युबल ड्रग्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, हमने पहले भी बताया कि अनआयनाइज्ड और इसी तरीके से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो अच्छी तरीके से क्या कि डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जो तीसरी नंबर स्टेप है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स की साइकिल में याद रखें। मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी, ठीक है। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये हमारे पास की प्रोसेस होती है ड्रग्स पे, ठीक है, कि किसी तरीके से ड्रग्स मुख्तलिफ किस्म के आर्गन से लेवर में चले जाते हैं, ठीक है। Body treat most of the drugs as poison substances and try to inactivate and eliminate them by the वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो भी हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारा बॉडी वो एज अ फॉर्जन बॉडी क्या करा देते हैं कि कंसिडर कराते, इसलिए वो इसको इनएक्टिवेट कराने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले इनएक्टिवेट हो, फिर बाद में वो क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है लिवर में, और इसके बाद वो एलिमिनेट हो सकती है। These process convert the drugs into the more polar water soluble drug compound and so that they are easily excreted to the kidney, ठीक है। तो वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है ये ड्रग्स को ज़्यादा क्या करा देते, पोलर कंडीशन में चले जाते हैं ताकि वो उसकी जो एक्सक्रीशन है वो इजीली हो जाए, ठीक है।
क्योंकि आयनाइज मेडिकेशन हमने बार बार आपको पढ़ा है कि पोलर जो है और इस तरह आयनाइज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो डायरेक्टली पीसीस के थ्रू एक यूरिन के थ्रू वो चले जाते हैं। फिर सम ऑफ द ड्रग्स आर लार्जली अनचेंज्ड इन यूरिन, फॉर एग्जांपल फ्लोरोसमाइड एंड एटेनोल। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ड्रग्स हैं कि इसकी क्या है कि एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होते और वो वैसे ही यूरिन में एक्सक्रीट होती है। ठीक है, इसी पाम में भी मेनली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज इन लेवर। ठीक है, तो मेनली जो ड्रग्स की मेटाबोलाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, वो लेवर में आकर होते हैं। सम आर मेटाबोलाइज इन द किडनी, लंग्स, ठीक है, ब्लड। फिर हमारे पास क्या है कि द केमिकल रिएक्शन बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेकन प्लेस इन टू पेजेस। ठीक है, तो बायोकेमिकल इसकी जो रिएक्शन होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लेवर में, तो हमारे पास टू पेजेस में होती है। एक हमारे पास पेज 1 नॉन सिंथेटिक होते हैं और पेज 2 जो है वो हमारा सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं। कन्वर्ट द रिएक्शन मीन कन्वर्ट द ड्रग्स to more polar metabolism by oxidation reduction and hydrolysis. If the metabolism are not water soluble, it undergo phase 2 reaction। ठीक है, कि हम मेडिकेशन लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिज्म मीन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इसी तरीके से गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हम करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मीन वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें हम उसके थ्रू, और हाइड्रोलिसिस के थ्रू मीन स्प्लिटिंग के थ्रू वो मेडिकेशन स्प्लिट हो जाती है। और क्या है कि अगर एक मेडिकेशन क्या है, ये तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस पे मेडिकेशन स्प्लिट किया, लेकिन जो मेडिकेशन रह गया और वो वाटर सॉल्युबल ना हो तो उन पे हम क्या करवा देते हैं, उन पे हम जो है वो पेज 2 रिएक्शन में अंदर हो जाती है। पेज 2 सिंथेटिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी लाइक ग्लूकोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनिया एसिड कंबाइन विद द ड्रग्स टू फॉर्म एन हाई पोलर कंपाउंड टू एक्सक्रीट बाय द किडनी। लार्ज मॉलिक्यूल आर एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं पेज 2 में कि वो क्या होते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड्स मीन सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें उसके साथ मिल जाते हैं और वो हाईली पोलर करवा देते हैं वो मेडिकेशन सिंथेटिक में। उसको हम नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन ये है कि हमारा बॉडी खुद ब खुद उस पे करवाते हैं, क्योंकि उससे मतलब कोई भी बॉडी उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा देते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा जो मतलब हम बाहर से और मतलब हमारा बॉडी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं उसकी पोलर होने में, तो इसीलिए हम उनको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम उसके साथ ऐड नहीं करवाते। लेकिन जो सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं पेज 2 वाले, तो उनके लिए क्या है कि हमारा बॉडी कुछ सब्सटेंसेस ग्लूकोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया एसिड, ये सब चीज़ें उस पर हमारा बॉडी के की कंबाइन कर दिया जाते हैं और वो चीज़ और भी पोलर में कन्वर्ट कर ले ताकि वो इजीली एक्सक्रीट हो। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो एक्सक्रीशन है। द मेजर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और द किडनी, इंटेस्टाइन, ब्लड सिस्टम एंड द किडनी। ठीक है, एंड किडनी ड्रग्स इन स्मॉल अमाउंट आर एक्सक्रीटेड इन सलेवा, सिक्रीट एंड मिल्क। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सक्रीशन, मेन आर्गन जो है वो रीनल है, उसमें ज़्यादा जो है वो क्या की एक्सक्रीशन होती है, इंटेस्टाइन, बिलियरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स, और जो स्मॉल फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स होते हैं तो वो मिल्क में भी हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क में, स्वेट में, सलेवा में। Renal excretion kidney is the most important organ of the drug excretion. Highly lipid soluble drugs are reabsorbed in the renal tubule, so their excretion is slow। फिर इसकी सिक्रीशन क्या होती है कि स्लो हो जाती है। और रीनल एक्सक्रीशन जो है हाईली क्या कि जो मेडिकेशन हाईली आयनाइज और लिपिड सॉल्युबल होते तो वो डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब होते हैं किडनी के ट्यूब्यूल में, तो जो यूरिनेशन है वो कम हो जाती है, इजीली, आसान है ना।
अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द पीसीज। जो हम मेडिकेशन माउथ के थ्रू लेते हैं और वो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होते तो वो पीसीज के थ्रू निकल जाते हैं। लार्ज वाटर सॉल्युबल कंजुगेटेड आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल। और जो लार्ज सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कंजुगेटेड मालिक्यूल होते हैं तो वो बाइल के थ्रू एलिमिनेट होते हैं। The lungs are the main routes of एलिमिनेशन फॉर गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो गैसेस है मीन फॉर एग्जांपल गैस और अल्कोहल उसने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ का मकसद ये है कि हाफ लाइफ इज़ द टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू ऑफ ड्रग्स टू रिड्यूस टू हाफ वैल्यू। ठीक है, तो ये जब हम एक मेडिकेशन लेते हैं और हाफ टाइम में वो हाफ जो है वो यूज़ होते हैं तो उनको हम हाफ लाइफ कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मिनिमम डोज है। तो मिनिमम डोज क्या है कि द स्मॉलेस्ट डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और डिज़ायर थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, कि वो क्या कि मिनिमम से मिनिमम ड्रग डोज कि हम लेते उसको प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि जो हम उसकी सफरिंग कंडीशन एक पेशेंट की होती है वो हम क्या कर ले कि रिलीव किया जाए। ठीक है, मैक्सिमम डोज इज़ द लार्जेस्ट डोज ऑफ द ड्रग्स दैट कैन बी सेफली गिवन टू पेशेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट। मैक्सिमम डोज वो डोज होती है, लार्ज डोज होती है जो कि हम पेशेंट को देते हैं और विदाउट उसकी नुकसान देने से मतलब वो उसको नुकसान ना दे और अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से मतलब पेशेंट में करवा दे। ठीक है, टॉक्सिक डोज वो डोज होती है जो हम के डोज दैट इज ऑफ द ड्रग्स दैट इज प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो जब एक पेशेंट पे क्या करवाते हैं कि उसकी अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करते हैं तो उनको हम टॉक्सिक डोज कहते हैं। लीथल डोज वो डोज होती है जो कि क्या है कि इज़ द डोज ऑफ द ड्रग्स विच कैन कॉज डेथ। जो डोज आप एक पेशेंट को देते हैं और उससे वो डेथ होते तो उनको हम लीथल डोज कहते हैं। तो ये आप याद रखें कि उसके लिए तीनों चौथवा जो है वो सारे हमारे पास क्या है कि इम्पोर्टेंट से। लीथल डोज आप पीनो बारबिटोन 6-10 मिली। ठीक है, तो ये सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम पीनो बारबिटोन देते हैं। उसकी जो मेजरमेंट है वो हम 6 to 10 मिलीग्राम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि इसने एग्जांपल दिए कि ट्रू ड्रग्स का। तो इस पे आप देख लें कि ग्राफ शो हाफ लाइफ ऑफ टू ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या है कि ग्राफ शो होते हैं, एक हमारे पास ये ड्रग्स है और एक ये ड्रग्स है। ठीक है, तो एक ड्रग्स है कि उसकी जो हाफ है वो हमने उसकी जो टाइमिंग होती है वो टू हावर में वो क्या है कि एक ड्रग्स की हाफ जो है वो एब्जॉर्ब हुआ मीन उसकी हाफ लाइफ 2 हावर में वो 50 तक आया। ठीक है, फिर ड्रग्स बी जो है दूसरा ड्रग जो है उसकी 5 हावर के बाद उसकी जो मतलब हाफ लाइफ थी वो 50% कम हुआ। तो आप क्या है कि आप देख ले कि कौन सा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 2 मेडिकेशन है लेकिन उसकी क्या है कि उसकी टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ है, उसने 2 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है हाफ लाइफ की। इट हेल्प टू नाउ अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ डोज। उसकी मेंटेनेंस ऑफ डोज हम करवा सकते हैं हाफ लाइफ पे कि कितना डोज उनको रिक्वायर्ड है। इट हेल्प टू फाइंड द डिफेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म क्लियरेंस ऑफ टू असिस्ट द डिजीज़ कि वो किसी तरीके से डिजीज़ की जो साइट है वो उसकी तरफ चले जाते हैं या नहीं, वो भी हम क्लियरेंस कराते। तो इट give an idea of time of attain steady state of concentration and help in calculating a dose tolerance। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसी तरीके से हमारे क्या है कि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और हमको ड्रग्स की आइडिया भी हो जाती है कि वो मेडिकेशन क्या है कि अच्छी तरीके से चले जाते हैं या नहीं। फिर हमारे पास क्या है कि फैक्टर इफेक्टिंग हाफ लाइफ में हमारे पास जो रीनल एक्सक्रीशन है वो भी इफेक्ट होते हैं कि अगर एक पर्सन की रीनल मतलब किडनी ठीक हो तो वो सही तरीके से हाफ लाइफ इफेक्ट करते हैं। और लिवर मेटाबॉलिज्म भी हो सकती है। तो लिवर मेटाबॉलिज्म
अगर लेवल ठीक हो तो वो भी हमारे पास हाफ लाइफ इफ़ेक्ट होते, मतलब इसकी वजह से हो सकती है। अगर एबनॉर्मल हो, प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ फार्माकोकाइनेटिक्स की। डिटेल जो है फार्माकोकाइनेटिक्स किया है, किसी तरह से वो वर्क परफॉर्म कर ले, तो ये हमने अच्छी तरीके से आपको डिलीवर किया। आप अगर इस लेक्चर को आप का पैदा हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। और दूसरी पार्ट जो है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है, ठीक है।